आयुर्वेद दर्शन, आयुर्वेद का ज्ञान, आयुर्वेद का विज्ञान, आयुर्वेद में ऋषियों ने जो हम कुछ बताया है उन विषयों में हम कर रहे हैं चर्चा। अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, रोग से बचने के लिए, आई हुई बीमारियों को दूर करने के लिए। तो अभी हम स्वस्थ वृत्ति के अंतर्गत ऋतुओं के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे और आज हम चर्चा करने वाले हैं हेमंत और शरद की बात हो चुकी है। आज हम वार्ता करेंगे अभी वसंत ऋतु के संदर्भ में। इसको वसंत ऋतु कहा जाता है। वसंत या बसंत भी लोग बोलते हैं, दोनों शब्द से वसंत ऋतु का ही ग्रहण होता है। तो मैं कहीं पर बसंत बोलूँगा, कहीं वसंत बोलूँगा, तो एक ही चीज़ को आप समझें, तो वसंत ऋतु। यदि हम आहार विहार की दृष्टि से देखें तो वसंत ऋतु को सब ऋतुओं में ऋतुओं का राजा कहा गया है। यानी वसंत ऋतु को जो है सब ऋतुओं से सुहानी मानी गई है। सारी जीवन की भी तुलना कि इसके जिंदगी में तो वसंत आ गया, बाहर आ गया, यानी सुंदरता की, आनंद की, विरासियतता की सारी बातें हम वसंत से तुलना करते हैं। इसीलिए इस सब ऋतुओं का ऋतुराज कहा गया है। वसंत को इसीलिए ऋतुराज कहते हैं। इस समय पर सब जगह प्रकृति में आप देखेंगे सुंदरता दिखाई देगी। चारों तरफ रंगे बिरंगे फूलों की सुंदरता, सुगंधता, ऐसा मानो ऐसा लगेगा कि प्रकृति प्रसन्न मुद्रा में, चारों तरफ आह्लाद, उमंग, प्रसन्नता, ऐसा लगता है। यह ऋतु शीतकाल और ग्रीष्म काल का जो संधि का समय है, उस समय पर यह ऋतु का आगमन होता है। वसंत का आगमन जब होता है तो चिड़िया कुहू कुहू करने लगती है। वसंत ऋतु में इतनी तरह की आप देखेंगे पक्षियों का कलरव होता है, पुष्पों का जो है खिलना होता है, रंगे बिरंगे फूल चारों तरफ खिल रहे होते हैं। मौसम भी लगभग ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, और उस समय पर न तो कपकपाती सर्दी है ना कड़ाके की धूप है। क्या आनंददायक मौसम होता है। हाँ, जरूर इतना होता है कि शरीर में थोड़ा सा आप देखेंगे दिन में थोड़ी सी गर्मी, रात को थोड़ी सी सर्दी की अधिकता होती है। तो उस समय पर यह वसंत ऋतु का आगमन का हमें महसूस होता है। यदि हम बात करें शरीर पर इसका क्या प्रभाव होता है, मन पे तो बड़ा आनंद का प्रभाव होता है। वसंत ऋतु की बात करते ही मन में एक उमंग और उल्लास आने लगता है, पर शरीर के प्रभाव की तो हमें बात करनी है, तो इसलिए मैं बात करूंगा शरीर पर इसका क्या प्रभाव होता है। तो इस ऋतु में सूर्य की किरणें तेज होने लगती हैं और शीतकाल मतलब कि जो हेमंत और शिशिर ऋतुओं का जो शरीर के अंदर थोड़ा सा सर्दी में जो कफ संचित होता है वो इन किरणों की नमी से थोड़ा सा पिघलने लगता है। इससे जो शरीर के अंदर में कफ फिर प्रकोपित होने लगता है। जो संचित कफ होता है ना, वो थोड़ा प्रकोपित होने लगता है। तो इससे जो कफ से होने वाली बीमारियां हैं, जो संचित कफ को गर्मी के द्वारा जब वो प्रकोपित होने लगता है, तो इस समय पर जब मौसम परिवर्तन होता है, सर्दी से जब थोड़ी सी गर्मी की तरफ जाते हैं, यानी जब आपके वसंत जो ऋतु के समय पर खांसी है, जुकाम है, नज़ला है, ये जो सर्दी वाली जो बीमारी है, कफ वाली जो बीमारी है, गले में खराश हो जाना है, टॉन्सिल है, या थोड़ा सा डाइजेशन सिस्टम, क्योंकि एकदम सर्दी से जब खाने की ताकतवर चीज़ खाने की या एक तरह से कहे कि पौष्टिक चीज़ खाने की आदत पड़ चुकी होती है, मौसम चेंज हो जाता है, धीरे धीरे उसको छोड़ना पड़ता है। नहीं छोड़ते तो हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होने लगता है। फिर क्या होएगा, फिर पाचन शक्ति गड़बड़ा जाएगी, फिर जी में चलने लगेगा। इसलिए जब मौसम चेंज होते ही, यानी सर्दी जब खत्म होकर के वसंत ऋतु की तरफ आते ही ध्यान रहे, शरीर के अंदर भी एक नए, जैसे बाहर पुष्पों में, बाहर वृक्षों में, लताओं में, वनस्पतियों में नए नए पल्लव आने लगते हैं, नए नए पत्ते आने लगते हैं। इसी तरह से शरीर में भी परिवर्तन होने लगता है। तो ध्यान रखिए कि वसंत ऋतु शुरू होते ही फिर हमको थोड़ा सा आहार वगैरह के परिवर्तन तुरंत कर लेना चाहिए। जो सर्दी में जो आहार ले रहे होते हैं वो उस समय पर हमको वसंत ऋतु में बिल्कुल परिवर्तन कर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो जी में चलना, डाइजेशन की कमी, इस तरह की बीमारियां उत्पन्न होने शुरू हो जाती है। इस समय पर क्योंकि वातावरण के अंदर थोड़ा सूर्य का जो है, सूर्य के प्रखर तेज बढ़ना शुरू हो जाता है, बल बढ़ना शुरू हो जाता है। चंद्रमा की जो शीतलता है थोड़ी सी कम होने लगती है और जो जलीय अंश है वो थोड़े से सूखने लगते हैं, चिकनाई थोड़ी कम होने लगती है। इसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है और ऐसा लगने लगता है कि जितनी ताकत सर्दी में थी वो नहीं है, अभी थोड़ी सी दुर्बलता है, थोड़ी सी कमजोरी है। तो इस ऋतु में खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान रख लीजिएगा। और जिन पदार्थों से कफ की जो वृद्धि होती है उनसे बचें। खट्टी चीज़ें हैं या ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं या नमकीन वाली जो चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा कम लें, क्योंकि उसका थोड़ा सा
ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कफ के शमन के साथ साथ थोड़ी सावधानी के साथ साथ हम और क्या ऐसा आहार विहार करें कि हम थोड़ा सा वसंत ऋतु में पूरा आनंद के साथ इस वसंत का आनंद ले सकें, आनंद के साथ इस ऋतु को हम पूरा कर सकें। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ऋतु में हमको ताज़ा या हल्का सुपाच्य भोजन कर लेना चाहिए। खिचड़ी है, दलिया है, मूंग दाल है, इस तरह के जो हल्के पदार्थ हैं, जो पाचन होने वाले पदार्थ हैं, दूध है, मुनक्का वगैरह है, अंजीर वगैरह है, इस तरह की चीज़ों को आप ले लीजिए। पपीता आप खाइए, बसंत ऋतु में पपीते बहुत अच्छे मिलते हैं पके हुए, तो पेट के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है। विविध तरह के कुछ फल भी आने शुरू हो जाते हैं, अमरूद मिल जाता है, उसको आप खाइए। ये ध्यान रख लेना, ज़्यादा कड़वी चीज़ हैं या तीक्ष्ण चीज़ हैं, कड़वी रस वाले हैं या मिर्च मसाले हैं या कषाय चीज़ हैं, इनका भी सेवन थोड़ा सा कर सकते हैं इस ऋतु में। मधुर लवण को जैसे मैंने बताया कि इसको नहीं खाना है, पर कटु रस युक्त है, थोड़ी सी मिर्च चल सकती है। वसंत ऋतु में हरी मिर्च आप ले सकते हैं, काली मिर्च आप ले सकते हैं, कषाय द्रव्यों का आप सेवन कर सकते हैं। और वसंत ऋतु में यदि मैं आहार की बात करूं तो मूंग की दाल है, मूंग है, साबुत मूंग है, अंकुरित मूंग है, जैसे आप चना है, चने को भी, क्योंकि वसंत ऋतु के अंदर वैसे भी आपको जो भुने हुए चने हों, चाहे आपको चने की सब्ज़ी हो, चने की दाल हो, चने की जैसे मान लीजिए कि चने और जौ की जो रोटी हो, वो सब आप ले सकते हैं। पुराना जो गेहूँ हो, बसंत ऋतु में नया गेहूँ नया जो भी आता है, ध्यान रखिएगा अन्न पुराना होना चाहिए। नया गेहूँ वसंत ऋतु में कतई भी मत खाना, वो आपको बहुत ही नुकसान करेगा, हानि करेगा। इसी तरह से चावल भी नया, क्योंकि वसंत ऋतु में उससे पहले सर्दी के बाद में सर्दी में चावल आ चुका होता है हेमंत ऋतु में, तो उसको भी मत खाना। पुराना ही चावल खाने का प्रयास करिए, जो भी पुराना खाइए, चना खाइए, भीगा और अंकुरित जैसे मैंने कहा अन्न ले लीजिए। और इस समय पर रोटी में भी थोड़ा मक्खन आप सेवन कर सकते हैं। हरी साग सब्जियां, वसंत ऋतु में हरी सब्जियां भी बहुत बढ़िया मिलती हैं, और हरी सब्जी खाने का समय सच मानिए वसंत ऋतु सही समय है। वर्षा ऋतु में शाक जो है उसमें कीड़े वगैरह भी होते हैं, उसके अंदर जो है किसी तरह के दूसरे कीड़ों का लार्वा वगैरह भी रहता है, तो जो वर्षा ऋतु के अंदर शाक का सेवन हानिकारक माना गया है। तो हरी सब्जियां खाने का सही समय भी, अब मूली वगैरह भी देखें आप, वसंत ऋतु में इतनी बढ़िया आती है। दूसरी सब्जियां भी बड़ी फ्रेश सब्जियां आती हैं, तो उस समय पर हरी साग सब्जियां खाइए, उनका जूस पीजिए, उनका सूप पीजिए, सरसों का तेल डाल करके, जैसे कहते हैं ना, सरसों का तेल वगैरह से सब्जियां पकाइए। उसमें अभी जैसे सीजन है, करेला है, लहसुन है, पालक है, ये सब, जैसे केले का जो फूल की सब्जी है, कच्चे केले की सब्जियां हैं, जिमीकंदी हैं, जो जिमीकंद है, या जैसे कच्ची मूली है, जैसे आजकल समय है, मैंने देखा है नॉर्थ ईस्ट में ये समय है, नीम की नई कोपलें आती हैं, इस समय पर नीम में नए फूल आने शुरू होते हैं, उसको भी भून करके कभी कभी खा लेना चाहिए। उसको, कड़ी पत्ते को मैंने देखा, मैं अभी कहीं बाहर गया हुआ था, ये वहीं की बात है, आसाम की बात है। आसाम में मैंने देखा इस समय पर जो कड़ी पत्ता होता है ना, कड़ी पत्ते को अभी आप थोड़ा सा हल्का सा तेल में भून करके आप फ्राई करके खा सकते हैं। मैंने तो वहाँ कड़ी पत्ते के नीम के पकौड़े खाए, कड़ी पत्ते के पकौड़े खाए। तो वहाँ पर ऋतु के अनुसार अलग तरह के वनस्पतियाँ और जड़ी बूटियाँ प्रयोग करते हैं। तो आप नीम के पकौड़े ना भी खाएं, पकौड़े खाने का सीज़न थोड़ा जा चुका है, पर आप देखेंगे कि यदि आप थोड़ा सा कड़ी पत्ते का भी यदि आप पकौड़ा बना देते हैं तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरह से अभी समय है कि हल्की चीज़ों को खाने का। तो मैंने जैसे आपको बताया कि नीम की नई कोपलें हैं, उसको हल्का सा भून करके खा सकते हैं। अलग अलग तरह की नई कोपलें आ रही हैं, साग आ रही हैं, उनका आप सेवन कर सकते हैं। सौंठ का सेवन कर सकते हैं। पीपल है, काली मिर्च है, क्योंकि पीपल, काली मिर्च, सौंठ है, ये कफ का शोधन करते हैं, कफ का निस्सारण करते हैं, ये शरीर के लिए लाभकारी है। इस समय पर जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, जो सर्दी में संचित कफ है उसका निकलने का समय है, तो उसको निकलने में इससे आराम रहता है। इस समय पर ध्यान रहे कि थोड़ा सा
आप जो है जो कफ कारक चीज़ें हैं उनसे बचिए। हरड़ बहेड़ा आंवला है, इनका आप सेवन कर सकते हैं और आंवला एलोवेरा का जूस पी सकते हैं, उसमें गर्म पानी मिला करके पी सकते हैं। धान की खील है, खस का जल है, नींबू है, मौसमी है, ये फल हैं या इनका जो जूस है इनका निकाल करके आप सेवन कर सकते हैं। वसंत ऋतु में शहद का सेवन भी बहुत ही लाभकारी माना गया है, विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सर्दी के मौसम में आपने पानी कम पिया होगा या पानी पीने की आदत छूट गई होगी, तो दोबारा आप पानी पीने की आदत को थोड़ा बढ़ाइए। इस वसंत ऋतु में जल को आप अधिक पीने की आदत डालिए, अधिक पिएं और पानी में भी आप थोड़ा सा अदरक डाल करके शहद मिला करके आप पी सकते हैं। और कफ को कम करने के लिए कहा, वमन आदि जो शोधन की क्रियाएं हैं, वसंत ऋतु में शोधन की क्रिया, शरीर का शोधन का कार्य ज़्यादा करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस समय पर आपको वमन करना है, विरेचन करना है, शरीर का शोधन करना है, शरीर की मालिश करना है, उसके लिए सर्वोत्तम समय माना गया है। और इस समय पर जो हरड़ की जो मैं बात कर रहा था, हरड़ को यदि आप रसायन के रूप में सेवन करना चाहते हैं तो हरड़ के चूर्ण में वसंत ऋतु में आप शहद मिला करके सेवन करना बहुत ही उपकारी है, बहुत ही लाभकारी है। यानी कि इस समय पर आप हरड़ को रसायन के रूप में, जैसे मैंने बताया, आपको उस समय पर जैसे हमने कहा कि सौंठ डाल करके हरड़ का सेवन शिशिर और हमने हेमंत में, इसी तरह से अभी आपको लेना है हरड़ को लेना है, अभी आपको शहद मिला करके चाटना है। और व्यायाम नियमित रूप से करिए, जितना आप सर्दी में ज़्यादा करते थे उससे थोड़ा सा कम करिए, पर ध्यान रहे नियमित रूप से करना है आपको। ऐसा नहीं कि कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। नियमित रूप से आपको व्यायाम करना है और सूर्योदय से पहले उठना है, भ्रमण के लिए जाना है, तभी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसको कभी भी नहीं छोड़ना है। तेल मालिश के साथ साथ उबटन भी लगा सकते हैं और सर्दी में गर्म पानी से नहाते रहें। प्रयास करिए, या तो अब आप ठंडे पानी से नहाइए, नहीं तो गुनगुने पानी से नहाइए। और ज़रूरी है स्नान भी, पर प्रतिदिन स्नान करिएगा। और औषधियों से तैयार जो प्रयोग हैं, जैसे अंजन वगैरह का प्रयोग हैं, या उस समय पर आँखों के लिए अंजन का प्रयोग करना, सिर पर जैसे इस समय पर धूप अचानक तेज़ हो जाती है तो सर पर पगड़ी बांधना, टोपी लगाना, या फिर हमारी संस्कृति प्रकृति रही है, पगड़ी है, टोपी है, अलग अलग तरह के लोग, परंतु ऐसी टोपी से भी कोई लाभ नहीं कि जो न सर को ढकती हो न धूप से बचाती हो। यानी कि हमको टोपी का धारण तो करना है। टोपी किसके लिए करना है? वह संस्कृति के लिए और शरीर के लिए। तो उस टोपी को थोड़ा सा भारी बना लें, थोड़ा सा सर को धूप से बचाने वाला बना लें, तो ये बहुत ही लाभकारी हो जाएगा। वह टोपी आपकी संस्कृति के अनुरूप हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा राजस्थान में, गुजरात में, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ ज़्यादा मोटी पगड़ी का मोटी की परंपरा है। ये पहले से ही उनको पता था कि जितनी बड़ी पगड़ी होगी उतना ही धूप से बचाव होगा। इसी तरह से दक्षिण भारत में आप देखेंगे इतनी धूप नहीं होती है, तो वहाँ की जो पगड़ी होती है वो थोड़ी सी हल्के किस्म की होती है। तो इस तरह से आप पगड़ी का प्रयोग करिए, छाते का प्रयोग करिए, धूप से थोड़ा सा बचिए। बचने के बाद स्नान के बाद भी शरीर में थोड़ी सी सुगंधित द्रव्य, जिस तरह से वसंत ऋतु में चारों तरफ प्रकृति के अंदर खुशबू है, सुगंधी है, उसी तरह से आपके शरीर में से भी खुशबू आए। कपूर है, चंदन है, अगर है, कुमकुम है, उन पदार्थों का लेप करिए। और विशेष कर करके जो मेरी माताएं बहनें हैं, जैसे दक्षिण भारत में फूलों का वो अपनी लड़ियों को और उसको लगाती हैं अपनी जो है अपने केश पर। इसी तरह से आप पुष्प आदि धारण का भी इस समय पर प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैंने बड़े सरल और आनंददायक शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया है। हमको वसंत ऋतु में भारी चिकनाई युक्त जो पदार्थ हैं, जो अपने सर्दी में जो पेला है ना, मोटी मोटी जो लड्डू और बड़े बड़े जो माल खाए हैं, अब छोड़ना पड़ेगा। वो खाने का समय चला गया। फिर अगली बार शीत ऋतु आएगी, उसके लिए प्रतीक्षा करिएगा। तो जो भारी भारी जो चीज़ें हैं, जो चिकनाई युक्त जो बड़े माल पेले हैं ना, उनको नहीं खाना है।
ज़्यादा खट्टी चीज़ें जैसे अम्ली है, इमचूर है या जो अमचूर है या फिर ज़्यादा मीठे जो पदार्थ हैं इनको थोड़ा सा कम खाना है। वसंत ऋतु में हमको मीठा भी कम खाना है, खट्टा भी कम खाना है, तली हुई चीज़ें भी नहीं खानी है, यानी इसको कम लीजिएगा। नहीं माने तो फिर बीमारी होगी, नहीं मानोगे तो परेशानी होगी। इसलिए आप हमारे लिए नहीं, मेरा तो काम है, देखिए मैं तो एक मैसेंजर का काम कर रहा हूँ। ऋषियों ने बताया, हमने आप तक पहुँचाने का एक प्रयास किया है, तो ये करोगे तो आपको लाभ होगा। इसलिए मुझे पता है कि दुनिया स्वार्थी है, तो अपने लिए तो सब कुछ करना चाहती है, तो मैं सोच सकता हूँ क्या आप अपने लिए भी नहीं करोगे, ज़रूर करोगे। इसलिए वसंत ऋतु के समय पर खट्टे पदार्थ मत खाना, मीठी चीज़ मत खाना, तली हुई चीज़ों को भी कम खाना। और इस समय पर नया अन्न वगैरह आता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि नया अन्न में जैसे आजकल चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे जौ हो, चाहे कुछ भी हो, नया अन्न बिल्कुल मत खाना। और जो उड़द की दाल वगैरह भी इस समय थोड़ा सा कम खाना। विशेष कर करके हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर में हर दिन उड़द की दाल जो खाते हैं उनको भी वसंत ऋतु में थोड़ा सा कम खाना चाहिए। रबड़ी है, मलाई है, ये जो खाने का जो समय था वो भी भाई समय पर थोड़ा चला गया। और इस समय पर जैसे खजूर है, छुआरे वगैरह हैं, उनको भी थोड़ा सा कम 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 खाना। और इस समय पर थोड़ी सी सर्दी है, थोड़ी सी मौसम ऐसा है, तो आसमान के नीचे भी ओस में रात को जो बूंदें पड़ेंगी आपको सर्दी लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा, कफ की बीमारी हो जाएगी। तो खुले आसमान में भी प्लीज़ मत सोइएगा, ठंड में भी थोड़ा सा ना रहना, धूप में भी मत घूमना। या तो थोड़ी सर्दी होती है या तो धूप होती है, तो धूप से भी बचो, ठंड से भी बचो। यदि धूप और सर्दी गर्मी में लग जाओगे तो इसको हम बोलते हैं कि सर्द गर्म हो जाएगा। यानी सर्द गर्म होने से बचना इस मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो धूप में घूमना, दिन में सोना, ये भी आपके लिए हानिकारक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसके बाद में हम वसंत ऋतु के बाद में अब चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि वसंत ऋतु के विषय में जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको समझिए। फिर वसंत ऋतु के अंदर में ये क्यों बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे पुष्पों में, वनस्पतियों में परिवर्तन आता है, नई नई कोपलें आती हैं, नई नई फूल आते हैं, उसी तरह से शरीर में भी परिवर्तन होता है। मैं कुछ प्रयोग आपको वसंत ऋतु के बताना चाहता हूँ। वसंत ऋतु के अंदर में जैसे आम की कोपलें आती हैं, कोपलों को ऐसा कहा गया है, ऐसा मैंने कुछ लोगों को देखा है। हालांकि आप किसी का बाग को मत उजाड़ देना, जा कर के आम के परागों को यदि आप हाथों से रगड़ते हैं, कुछ दिन लगातार इस क्रिया को करते हैं, 10, 15, 20 मिनट करते हैं, तो ऐसा माना गया है कि वो पूरे साल भर, कई साल तक, जो किसी को बिच्छू डंक मार दें तो बिच्छू मारे हुए को यदि हाथ फेर देते हैं तो इतनी उसके अंदर औषधीय गुण आ जाता है कि उसको बिच्छू का डंक का दर्द खत्म हो जाता है। इसी तरह से हमने देखा कि इस वसंत ऋतु में क्योंकि नया खून भी बनता है, खून में भी परिवर्तन आता है, तो जो नीम की कोपलें जो है सुबह प्रतिदिन 8-10 कोपलें को यदि प्रतिदिन सेवन करते हैं, उसको इस वसंत ऋतु के अंदर यदि आप लगभग 1-1.5 महीना भी यदि खा लेते हैं तो वर्ष भर बुखार वगैरह होने की जो संभावनाएं खत्म हो जाती है। वसंत ऋतु में विशेष कर करके शोधन के लिए काढ़ा पीना चाहिए। इस समय पर आप मुलेठी का काढ़ा पीजिए। इस समय पर आप जो है चिरायता, नीम वगैरह का काढ़ा बना करके पीजिए, इससे रक्त का शोधन हो जाएगा। इससे आप देखेंगे कि पूरे साल भर के लिए आप विविध तरह के रोगों से बचोगे। यानी कि पूरा जो शोधन की जो क्रियाएं हैं, रक्तशोधन की जो विधाएं हैं, जो काढ़े वगैरह से, जो हम कषाय वगैरह से अपने शरीर को ठीक करने का यह अद्भुत समय है वसंत ऋतु। तो इस वसंत के, बाहर के वसंत को अंदर में धारण करने के लिए हम इन आयुर्वेदिक उपायों को, इन विधाओं का करें। जैसे हमने कहा कि समय पर तेल मालिश वगैरह करना भी ये बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन सामान्य उपायों को, इन क्रियाओं को करके अपने आप को आप स्वस्थ रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे ऋतुओं के संदर्भ में। हमने वसंत की बात करी, हमने हेमंत शिशिर की बात करी, अब हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के विषय में। तो इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए, लगातार इन कार्यक्रम को आप देखते रहिए। ओम नमस्ते।